अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच जो कि पनामा केस पर अमल दरामद के लिए बनाई गई थी, वो हुकूमत से नाराज नजर आती है। आज खासी बरहम थी। ये 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जनाब जस्टिस एजाज अफजल कर रहे हैं, उसने आज JIT की मुश्किलात और वफाकी उदारों के खिलाफ शिकायत से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। आज समाअत के दौरान वाज़ेह तौर पर लगता है कि बेंच के अरकान हुकूमती इदारों के रवैये से और बिलअमूम हुकूमत के रवैये से सख्त नाला हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि एक अहम तरीन ओहदे पर बैठे शख्स पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। हर चीज़ इस शख्स के रहम व करम पर नहीं छोड़ी जा सकती जिसके असासों का पता चलाया जा रहा है। ये बात आज बेंच ने कही, नाम नहीं लिया, लेकिन वाज़ेह तौर पे ये इशारा वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की जानिब था। बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस एजाज अफजल ने यह भी कहा कि मीडिया पर मुनज़्ज़म अंदाज से मुहिम चल रही है, लेकिन हमें किसी का कोई डर नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने आज कहा कि हुकूमत की तरफ से बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। अदालत से पहले हर चीज़ मीडिया पर चल जाती है। 8 लोग मुख्तलिफ चैनल्स पर JIT पर अटैक कर रहे हैं। वक्त आने पर इस हवाले से भी हुक्म जारी करेंगे। जनाब जस्टिस एजाज अफजल जो इस बेंच के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार को मीडिया सियासी रहनुमा रेगुलेट नहीं कर सकते। चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल हमारी मुआवनत करे। जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, आप किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं, लेकिन आपने JIT के सीधे सादे इल्ज़ामात को अपने जवाब बज़ाहिर गलत करार दिया है। आपसे आपकी किसी की तरफदारी की तवक्को नहीं थी। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने जवाब दिया कि वो मेरा ज़ाती जवाब नहीं था, वफाकी इदारों की तरफ से जवाब आया था। जनाब जस्टिस शेख अजमत सईद ने आज कहा कि ठीक है, आपका जवाब नहीं था, मगर आपसे अदालत को तकलीफ पहुंची है क्योंकि DGIB ने तस्लीम किया है कि JIT अरकान के कवायद इकट्ठे किए गए हैं। IB ने नादरा से बिलाल रसूल के बारे में भी मालूमात हासिल ली हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि JIT ने शिकायत की है कि रिकॉर्ड में टेम्परिंग की जा रही है। हम हर चीज़ से आगाह हैं, तमाम दस्तावेजात लीक हो रही हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने यह इस्तफसार भी किया कि कौन सा कानून है ये जिसके ज़रिए IB को लोगों को हरासा करने का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने मालूम किया कि क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो की निजकारी कर दी गई है और क्या IB निजी अफराद के लिए काम कर रही है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने जोर देकर कहा कि IB ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, इस मामले पर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस लिहाज से IB पर आज बड़ा फोकस था। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी वक्त किया था IB की कारकर्दगी के हवाले से तनकीद करने में। आज अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने जवाब दिया कि जिन पर इल्ज़ामात लगे उनको वजाहत पेश करने का मौका मिलना चाहिए और इस मामले की तहकीकात की ज़रूरत है। जस्टिस एजाजुल हसन ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि रियासत के इदारों की गैर जानिबदारी आपने देख ली है, ऐसे में तहकीकात का क्या बनेगा। JIT को हरासा करने का अमल रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सब्र कर रही है, अपने लोगों को कहें कि हद में रहे, ऐसा ना हो कि अदालत कोई नाखुशगवार हुक्म जारी कर दे। ये बराह रास्त आज बहुत अहम तंबीह थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि सबसे पहले IB वाला मसला हल करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो हर चीज़ में अपनी टांग क्यों अड़ा रही है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने यह नुकता भी उठाया कि DGIB आफ्ताब सुल्तान कॉन्ट्रैक्ट पर है, क्या DGIB की मुलाजमत तौसी कानून के मुताबिक हुई है। कुछ तो खुदा का खौफ करें, IB को इस्तेमाल ना करें। जनाब जस्टिस एजाज अफजल का ये भी कहना था कि FIA से SCCP के रिकॉर्ड टेम्परिंग का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश की जाए और इस सिलसिले में उन्होंने डायरेक्टर जनरल FIA को बराह रास्त हुक्म भी जारी किया कि वो इस मामले की तहकीकात करे। इसके साथ ही JIT के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इधर उधर ना देखे बल्कि अपना काम जारी रखे, JIT अपने काम से ना हटे
GIT के अरकान कल समाअत पर ना आए, बस डेडलाइन के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करे। और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से GIT से कहा गया कि 2 महीने की मुद्दत के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ले। आज के रिमार्क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत नाजुक समाअत थी। हुकूमत के लिए एक यकीनी तौर पे नर्वस होने का सामान है, हुकूमत के लिए परेशानी का सामान था, क्योंकि आज जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट की ये स्पेशल बेंच जो कि इस मामले पर अमल दरामद का जायज़ा ले रही है, बहुत बरहम नज़र आ रही है। इस पर हम जायज़ा लेते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ हासिल करते हैं। उनके तर्जमान डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत नाराज़ है सुप्रीम कोर्ट, आज खासी क्लास ली है हुकूमत की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जी, GIT ने कुछ एतराज़ात उठाए थे और उन एतराज़ात का बाकायदा जवाब जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया है, और जिन इदारों के ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे उन्हीं इदारों ने अपने जवाब जो हैं वो दायर किए हैं। और हमारे नुक्ता नज़र से, हुकूमत के नुक्ता नज़र से, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक नहीं हो रही तो मुअद्दबाना तौर पे उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो मुनासिब समझती है उसके ऊपर फ़ैसला करती है। तो हमारा तो नुक्ता नज़र यही है कि एक ऐसी फ़िज़ा होनी चाहिए जिसमें किसी को शक ना हो, किसी को शुबा ना हो, किसी तासुब का कोई आसार ना हो, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि इंसाफ हो भी और इंसाफ होता हुआ दिखे भी, हम बारहा अदालत के सामने हाज़िर होते हैं और इंतहाई मुअद्दबाना तौर पे जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पेश करते हैं। अगर किसी इदारे के ऊपर अदालत के कुछ सवालात हैं या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इदारे जवाब दे रहे हैं, और अगर उनके जवाब से अदालत मुतमईन नहीं है तो वो उनसे तफसीली जवाब जो हैं वो मांग सकती है, और वो ज़रूर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमने देखा है कि अदालत ख़ास तौर पर बरहम है, शदीद गुस्से में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से कई रिमार्क्स, काफ़ी वक्त सर्व किया है IB के हवाले से, और IB की जो इन्वॉल्वमेंट है इस तमाम मामले के हवाले से। जी, IB जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका काम जो लोग बाअसर लोग हैं पाकिस्तान में उनसे मुताल्लिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करना है, और दीगर भी जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं कानून के दायरे में जो आते हैं उनके मुताल्लिक वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। हुकूमत तो उनको कतन इस्तेमाल नहीं कर रही अपने किसी भी मकसद के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं। अदालत ने उनसे सवाल पूछे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगरचे मैं आज अदालत में नहीं था, कि उन्होंने वो तमाम इल्ज़ामात जो GIT ने उन पर लगाए हैं उनमें से बेशतर को रद्द किया है, और अगर उसके बावजूद अदालत चाहती है कि कोई और मामला है उसकी तहकीक की जाए तो ज़रूर की जानी चाहिए, उसमें क्या हर्ज है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जिस नतीजे पे पहुंच रही है, अक्रॉस द बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो विफाकी इदारे हैं वो GIT के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, और ये गुस्से का बाइस है। सुप्रीम कोर्ट जो बरहम है उसमें वो कहते हैं तमाम इदारे जो हैं वो, मतलब यही है कि वो रोड़े अटका रहे हैं। इसका जवाब तो बड़ी तफसीली तौर पे अदालत के अंदर जमा करवा दिया गया। हर इदारा जिसके ऊपर उंगली उठाई गई है उस इदारे ने एक तफसील के साथ अपना जवाब अदालत के अंदर दाखिल किया है, और GIT ने मसलन एक इदारा है जिसके मुतल्लिक कहा कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, या इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेक्स के साथ दे रहे हैं, यानी यकलख्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे जिससे डिले हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उस इदारे ने जवाब में बताया है कि उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन उनसे मांगे गए हैं जो उन्होंने बर वक्त GIT के हवाले किए हैं, लेकिन अगर इसमें किसी एक्सपीडियंसी की ज़रूरत है तो वो ज़रूर होगी। इस वक्त तमाम इदारे जो हैं वो अदालत से और GIT से भरपूर मुआवनत कर रहे हैं और भरपूर मुआवनत करते रहेंगे, और अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिकली अदालत चाहती है कि होनी चाहिए तो हुकूमत इंश्योर करेगी कि वैसा ही हो। आज एक मौके पे अदालत ने यह भी कहा कि जिस शख्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये विफाकी इदारे काम कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात हो रही है कि उनकी तहकीकात हो रही है, विफाकी इदारे उनके अंडर हैं, और लगता यह है कि ये बात आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस शख्स के खिलाफ तहकीकात हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये इदारे।
जी, मुझे तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगी है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो कतन किसी इदारे को अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इदारे अपना काम कर रहे हैं। JIT जो है उसके अंदर भी वो जो लोग हैं उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो हुकूमत के नीचे काम कर रहे हैं। तो अगर JIT हुकूमत के नीचे यानी हुकूमत के ज़ेली इदारों में से मेंबरान जो हैं वो अदालत की सरबराही के अंदर काम कर रहे हैं, तो दीगर इदारे क्यों नहीं उनसे रुजू करेंगे और मुआवनत करेंगे? वो बराबर कर रहे हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक बात वहाँ पर हुई है जिसमें वज़ीर आज़म साहब के ऊपर कोई उंगली उठाई गई है, ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म साहब ये कदम उठा रहे हैं या ये इकदाम उठा रहे हैं जिससे JIT के काम में मुदाखलत हो रही है, फिर तो उसका मैं स्पेसिफिक जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इल्ज़ाम नहीं है, और मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है, अगरचे आप कह रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म के मुतल्लिक ये कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म के मुतल्लिक, तो हमें मेरे ख्याल में हक़ पहुँचता है, हमारा ये हक़ है कि हमें पता चले कि वो किस एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गो के जो JIT की शिकायत थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर कंसर्न भी है, बरहम भी है, और उसकी बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन भी हैं। जो हुसैन नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर लीक होने के हवाले से मामला उठाया था, उनकी जो शिकायत थी और उस हवाले से जो JIT से शिकायत थी, लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़िलहाल उसको यकसर मुस्तरद कर रही है। आज उस शिकायत का हुसैन नवाज की और पिक्चर लीक का जिक्र भी नहीं हुआ है। मुझे इसके मुतालिक तफसीली इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हुसैन नवाज साहब की जो तस्वीर जो लीक हुई थी उसका तो एतराफ़ किया है JIT ने, और JIT मानी है कि एक शख्स हैं जिनकी उन्होंने तफसील नहीं जमा करवाई, सिर्फ ये कहा कि एक नामालूम शख्स हैं जिनका ताल्लुक़ एक नामालूम इदारे से है और एक नामालूम कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जा रही है क्योंकि उन्होंने तस्वीर लीक की थी। इससे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उठते हैं, ख़दशात उठते हैं, बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहाँ पर जाती है, लोकल लोग भी आकर वहाँ पे अपने बयानात दे रहे हैं, इंटरनेशनली भी लोग अपने बयानात दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस की इंटेग्रिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो JIT के पास ये चार्टर है कि वो इसकी इंटेग्रिटी को यकीनी बनाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये आज की जो कार्रवाई है जिसकी कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी है, शदीद रिजर्वेशंस हैं मुसलसल, वज़ीर आज़म का अब भी एतमाद बहाल है, बरकरार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और इस कार्रवाई पे? देखिए, इस बारे में मैं ये एक अदालत का हम बहुत एहतराम करते हैं और अदालत के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं और अदालत के साथ भरपूर ताउन करते रहेंगे। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि हम आपके ज़रिए भी जब आप सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब देते हैं। ये जवाब भी जो है ये दरख्वास्त होती है सुप्रीम कोर्ट के आगे, अदालत के अंदर भी जाके बाकायदा जो है हम अदालत से यही इल्तमास करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने आपको पहले एक दो मरतबा आपके प्रोग्राम्स में बताया था कि तारिक शफ़ी साहब जो हैं उनको कहा गया कि अगर तुम अपना एफिडेविट वापस नहीं लोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ये चीज़ें जो हैं ये कानून के दायरा के अंदर नहीं आती। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये बॉर्डर लाइन गैर कानूनी हैं। तो जो चीज़ें गैर कानूनी हैं या गैर आइनी हैं उनको तमाम कार्रवाई को जो भी अफराद उसके अंदर मुलव्वस हैं, अगर उनको थोड़ी सी तंबीह की जाए या उनको एक क्लियर डायरेक्शन दी जाए जो अदालत एक मरतबा पहले दे चुकी है, तो उससे ये प्रोसेस भी बेहतर हो जाएगा। और लेकिन अभी तो खैर इसका हुक्म नहीं आया, हो सकता है कि आखिरी हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर भी अपनी ऑब्जर्वेशन दे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे। इस बैकग्राउंड में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि PTI की क़यादत अब बहुत शिद्दत से कह रही है कि आइंदा चंद दिन जो है इस हुकूमत के लिए आखिरी दिन है। बकौल उनके काउंटडाउन शुरू है। ये हफ्तों की बात नहीं कर रहे PTI वाले, चंद दिनों की बात कर रहे हैं हुकूमत के खात्मे के हवाले से। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से कबल हम आपको तफसील से बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की ऑब्जर्वेशंस, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत बरहम नज़र आती है हुकूमती इदारों के रवैये से, और इस हवाले से जो पनामा के केस की JIT के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं वफाकी इदारों की जानिब से। इसी दौरान हम देख रहे हैं कि मुसलसल तहरीक इंसाफ की जानिब से उसके जो चोटी के कायदीन हैं वो कहते हैं कि हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि हुकूमत के जाने में हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, चंद दिनों की बात है। यहाँ तक कहा गया है कि ईद के चांद तक हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। कोई
दुनिया का मुल्क इनको नहीं बचा सकता। इनका वक्त ख़त्म हो गया, टाइम आ गया इनका जाने का। ये अब 2 हफ्ते रह गए, मजीद और 2-2.5 हफ्ते रह गए। ये 2-2.5 हफ्ते की गेम है। ये जिधर मर्जी दुनिया के चक्कर लगाएं, इनका वक्त आ गया। हमें यकीन है कि JIT की तफ्तीश जो है वो पनामा लीक्स में छुपे हुए सच को सामने ले आएगी और इंशाअल्लाह ईद के चांद के साथ ये खुशखबरी भी पूरी कौम सुनेगी कि नवाज शरीफ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नाअहल हो गए हैं। इनके दिन बिल्कुल गिने जा चुके हैं, मामलात आखिर में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में नए इंतखाबात होंगे, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और कौम अपना नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेगी। तज़किया निगार करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो तहरीक इंसाफ के पास है और इतना कॉन्फिडेंस क्यों है हुकूमत के खात्मे के हवाले से। खुद तहरीक इंसाफ से ही पूछ लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ जनाब नईम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब। बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल यकीन है 100% कि ये महीनों की नहीं चंद दिनों की बात है। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इलेक्शंस होने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये यकीन, कोई खबर है अंदर की क्या? देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बड़ा मुकदमा जो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ दायर किया है वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और 7 जुलाई को तक JIT जो है उसको अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे देनी है और हम समझते हैं उसके चंद दिनों ही में एक फ़ैसला सामने आ जाएगा जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब अपनी वज़ारत उम्मा से महरूम हो जाएंगे। नईम उल हक साहब, ये कैसे आप कह रहे हैं? फैसला तो सर आएगा ना। फैसला तो ये भी आ सकता है कि नहीं डिसमिस, फैसला तो ये भी आ सकता है कि नहीं ये फ्रिवलस है आपके एलिगेशन। आप ये कैसे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई भी होंगे, इलेक्शन भी होगा और सब कुछ होगा? इसमें इफ एंड बट नहीं है आपके यहाँ। नहीं तो अगर फैसला नहीं आया तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारी एलिगेशन फ्रिवलस है? हम ये कह रहे हैं, हमारा मैं कह रहा हूं कि फैसला कुछ भी आ सकता है सर। फैसला तो कुछ भी आ सकता है ना, यस और नो कुछ भी आ सकता है, मगर हमारा ये यकीन है कि तमाम शवाहिदात, तमाम दस्तावेज़ात और वो तमाम तज़ादात जो इस मुकदमे में सामने आए हैं नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, उसकी बुनियाद पर उनके लिए आगे चलना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज फाजिल साहबान ने तो अपना फ़ैसला दे दिया है इनकी नाअहली के हवाले से, और जो ये JIT है इसका बुनियादी मकसद ये था, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है नवाज शरीफ साहब को अपनी सफाई पेश करने के हवाले से, नंबर 1। दूसरी बात ये, इस केस से हटकर अब नवाज शरीफ साहब अपने मुख्तलिफ इदारों को इंसाफ की राह में रुकावटें पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। IB है, SCCP है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तो चाहे तो कल ही इनको अपने ओहदे से माजूल कर सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। 2, तीसरी बात यह कि मैं समझता हूँ, और आप मुझसे बेहतर वाकिफ़ होंगे कामरान, कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त माहौल तारी है, जिस तरीके से हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जानिब से, माफ़ कीजिएगा, JIT को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरीके से इसकी राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून जो है या नवाज शरीफ साहब वो हकीकत को एक दफ़ा फिर छुपाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने मॉडल टाउन की रिपोर्ट में छुपा दी, जैसा कि उन्होंने डॉन लीक्स रिपोर्ट में छुपा दी। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा, पकड़े जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 100% ये फैसला आएगा, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए कि अगर 5% के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच कहे कि नहीं ये इल्जामात साबित नहीं हुए, या कम से कम जनाब नवाज शरीफ पे साबित नहीं हुए, कोई मसला तो नहीं है ना, फिर कैरी ऑन, अब PTI के लिए कोई मसला तो नहीं होगा ना? आप बखूबी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने और हमारे कायदीन ने बारहा कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है और जो भी उसका फैसला आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे, ये हम कह चुके हैं। मगर हम तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं
कि अब वो फैसला जो है उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा पर नहीं रह सकते। लेकिन आप ही की गुजारिश थी, आप ही फरमा रहे थे, खुद आप भी फरमा रहे थे, खान साहब भी फरमा रहे थे, आपके दूसरे लोग भी, कि आपको JIT पर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल एतमाद नहीं था। आप समझते थे कि ये नवाज शरीफ के लोग हैं, नवाज शरीफ के इदारे हैं, और ये नहीं आएगी कोई ऐसी रिपोर्ट जो कि जनाब नवाज शरीफ को गिल्टी करार दे दे। वो मामला तो खत्म हो गया ना, JIT पर भी पूरा एतमाद है। नहीं कामरान, मुझे ये याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी JIT पर अदम एतमाद का इजहार किया हो या इमरान खान साहब ने किया हो। ये अगर है कोई ऐसा आप जी बिल्कुल, अभी हम सुना देते हैं। मुझे ऐसी कोई मेरी याददाश्त बिल्कुल सुना देते हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि आपने हमेशा पूरे एतमाद का इजहार किया है, और खान साहब ने और पार्टी ने JIT पे? JIT जो है ये सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई में, उसकी निगरानी में अपनी कार्रवाई कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है और हमारा सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। कल भी इमरान खान साहब ने और उससे पहले भी कई दफ़ा, और हम पूरी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान पर, इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। हम समझते हैं कि इस बेंच की निगरानी में सही फैसला आएगा, इंसाफ पर मबनी होगा, सच पर मबनी होगा। अच्छा नईम उल हक साहब, ये यकीन है आपको कि इस फैसले के नतीजे में बराह रास्त वजीर आज़म जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, सियासत से वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, वो फिर आइंदा सियासत करने के काबिल नहीं होंगे? जाहिर है कि अगर उनको मुजरिम ठहरा दिया गया तो। 2 जज साहबान तो ये कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान में से 2, और ये हमने जो केस फाइल किया है, हमने जो इमरान खान साहब ने जो मुकदमा किया है, उसका बुनियादी नुक्ता ही यही है कि नवाज शरीफ साहब ने कौम से झूठ बोला, उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने अपने एहसासे छुपाए, उन्होंने अपनी नाजायज़ तरीक़ों से दौलत जो है वो जमा की, उसको बाहर मुंतकिल किया, और इस तमाम चीज़ को उन्होंने पैनामा लीक्स के तहत, ये इल्ज़ामात हमने नहीं लगाए थे, ये पैनामा लीक्स में जब सामने आए तो हमने उनके खिलाफ मुकदमा किया कि सच सामने आ जाए। मगर 1.5 साल से नवाज शरीफ कौम से झूठ बोल रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या JIT की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, आप सुन लीजिए आप हजरात की JIT, फिर हमें न्यूज़ के लिए, हेडलाइंस के लिए जाना है। हम इसके ऊपर मीटिंग करेंगे कि JIT के ऊपर हमने अदालत में क्या फिर से जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही कहा हुआ है कि इदारे मफलूज हैं, तो वो कैसे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे? ये इदारे जो कि पहले फेल हो चुके हैं, क्या अब ये JIT के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसको पकड़ेंगे? अगर ये JIT नवाज शरीफ के नीचे बननी है, इसकी कोई फायदा नहीं है। ये JIT जो इन्होंने बनाई है, जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और तमाम पार्टियां इस मसले में यकजा हैं। कोई ये ना समझे JIT में के 5 दिन जज जो है वो अंदर बैठ, 5 जो हमारे अफसरान हैं वो अंदर बैठ के, या 6 अफसरान जो हैं वो अंदर बैठ के जो फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के लोग जो उनको शफाफियत के बगैर कबूल कर लेंगे। वो वक्त चले गए हैं जब 4 लोग अंदर बैठ के मुल्क की तकदीरों के फैसले कर दिया करते थे। जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है वही इनका बॉस है, वही इनको आगे चल के, यानी अब पहले से तरक्की दी होगी, अब तबादले होंगे, तो ये बात जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आती है। नईम उल हक साहब 10 सेकंड, हमें हेडलाइंस के लिए जाना है जी। ये अदम एतमाद JIT पर नहीं था, उन इदारों पे था जो नवाज शरीफ के ज़ेर निगरानी, और हमारा जो अदम एतमाद था ये सही। बहुत शुक्रिया, पॉइंट नोटेड। न्यूज़ हेडलाइंस के लिए जाएंगे, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम के। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कल सुबह तक भारत सोच भी नहीं सकता था कि आइंदा 24 घंटे में उसे बदतरीन रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और उसका पूरा मुल्क सख्ते में आ जाएगा, और उसकी वजह पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त होगी। पाकिस्तान से ये शर्मनाक शिकस्त के बाद इस वक्त भारत सख्ते की कैफियत में है। पूरे भारत में आज सन्नाटा छाया हुआ है, पूरे इंडिया में शोक का समा है, जबकि पाकिस्तान से फाइनल खेलने से पहले यही वो भारत था, यही इसके शहरी थे, यही इसके एनालिस्ट थे, यही इसके एक्सपर्ट थे, यही पॉलिटिशियंस थे, यही एक्टर्स थे जिनके मिजाज नहीं मिल रहे थे। साबिक इंडियन क्रिकेटर्स, बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स ऐसे थे कि उनके पाँव ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। यही वो गुरूर था जो कल चकनाचूर हुआ है।
हमारा प्रदर्शन। India are a little stronger. I look at Virat Kohli, he's strong. I look at Mahendra Singh Dhoni, he's strong. I look at Ashwin and the others, they look strong. I just think that Pakistan, when they come up against India, they just come too worked up, and that's exactly the opposite of when Pakistan play well. ये एक्सपर्ट ओपिनियन है और ये भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके तसव्वुर में नहीं था, इनके ख्याल में नहीं था, इनके ख्वाब में नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा जो कल हुआ। अब यही तमाम जो भारतीय साबिक खिलाड़ी हैं अपनी टीम में शिकस्त के जिम्मेदारों को तलाश कर रहे हैं। कोई भारतीय कैप्टन कोहली को पहले बैटिंग ना करने पर कसूरवार कह रहा है, तो कोई भारतीय बॉलर्स को बचकाना बॉलिंग का जिम्मेदार करार दे रहा है। एक chaos सा मचा हुआ है इस वक्त भारत के क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स में। Agar all in blue today, there you can see it, but it's a day for green, and that is why I'm surrounded by green as we look back at this final of the Champions Trophy. What a staggering comeback from Pakistan. ये तो क्रिकेटर्स थे, चाहे मैच से पहले या मैच के बाद, लेकिन असल जो खेल खेला वो मीडिया ने खेला। भारत का मीडिया आपको पता है कि बेसरोपा उड़ाने में, और जब पाकिस्तान की बारी आ जाए, पाकिस्तान की बात आ जाए, तो उसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। फाइनल पहुंचते ही जब भारत और पाकिस्तान तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान फाइनल पहुंच गए हैं, मीडिया ने पाकिस्तान को हराने के दावे शुरू कर दिए हैं। इंडियन मीडिया में ग्रीन शर्ट्स का मजाक उड़ाना शुरू हो गया। भारत की जीत के बुलंद बांग दावे ऐसे किए जा रहे थे कि अर्श तक वो दावे चले जाएं। भारतीय मीडिया बेकाबू हो चुका था इस दावे में कि वो भारत ये मैच, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है। फौजियों को याद डाल दिया, बेचारे फौजियों को रुसवा कर दिया। ये भारत के फौजी किस अंदाज से इनको डांस करता हुआ दिखा दिया, इनको बता दिया, शायद इनको बता दिया कि फाइनल ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान हार गया है, भारत जीत गया है। जब भी इनको ये रुसवाई और ये इंतहाई शदीद डिप्रेशन में इस वक्त ये भारत के फौजी भी चले गए हैं, पूरा भारत चला गया है, और मीडिया का तो आप सोच ही नहीं सकते जो हाल हुआ है कल के फाइनल के बाद से। तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि भारत का ये हाल होगा, पाकिस्तान के हाथों ये हाल होगा, क्रिकेट में ये हाल होगा, और पाकिस्तान की उस टीम के हाथों ये हाल होगा जिसमें खिलाड़ी वो नहीं है जिनको आज दुनिया क्रिकेट नामी गिरामी खिलाड़ी कहती है। ये यंग बच्चे, यंग क्रिकेटर्स है जो कि अभी पाकिस्तान से बाहर निकल के उन्होंने खेलना ही शुरू किया है। उन्होंने भारत में क्या की नाक में दम कर दिया। ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम भी भारत पूरी तरह से नहीं ले सकता था, उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिखाई है कि शायद भारत को अब कई सालों तक ये याद रहेगी। इसमें जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है, ख़ुद पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई खुशगवार हैरत रही है। पाकिस्तान के नए खिलाड़ी जो कि ख़ास तौर पे इस मौके पे चमके, उनमें से जो कल सबसे ज़्यादा चमके, जो मैन ऑफ द मैच थे, फ़खर जमान, उन्होंने तो कमाल कर दिया। फ़खर जमान ने कल फाइनल में 3 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 106 रन भी बनाए और वो मैन ऑफ द मैच भी हुए, और 114 रन भी बनाए, मैन ऑफ द मैच भी हुए। और फ़खर जमान वो टिपिकल खिलाड़ी नहीं है जो कराची या लाहौर पैदा करता है, जो यहाँ के क्रिकेट के माहौल में बढ़ते हैं, जिनका ख़ानदान होता है, बैकिंग होती है और फिर वो ज़बरदस्त कोई क्रिकेटर बन के निकलता है। ये मर्दान के संगलाक पहाड़ों में, चट्टानों में, ज़मीनों का फ़खर ज़बान खिलाड़ी है। ये मर्दान का रहने वाला और ये नौजवान पाकिस्तानी, ना इसके कोई फैमिली बैकिंग है, ना कोई ये कोई बड़े रईस ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। उसने मैदान से ये जो मर्दान के मैदान से ओवल के मैदान तक का जो सफ़र किया है, ये बहुत ही हैरान कुन कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। फ़खर की कहानी हम आपको और भी सुनाते हैं, लेकिन देखें हाँ इस सफ़र पे एक निगाह डालते हैं फ़खर ज़मान के। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल करने वाले फ़खर ज़मान के बारे में शायद ही कम लोग जानते हैं कि फ़खर ज़मान को क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव बचपन से ही था, जिसकी खातिर उन्होंने नेवी की मुलाजमत भी छोड़ दी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मर्दान के इलाके काटलंग में आँख खोलने वाले फ़खर ज़मान 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। फ़खर ज़मान 2007 में पाकिस्तान नेवी में भर्ती हुए। इनके क्रिकेट के लगाव की वजह से नेवी ने भी सेलरशिप के बजाय अपनी क्रिकेट टीम में फ़खर ज़मान को जगह दी, लेकिन क्रिकेट के इश्क ने इन्हें बावकार मुलाजमत छोड़ने पर मजबूर। फ़खर ज़मान था, आज फ़खर पाकिस्तान है। फ़खर ज़मान कैसे बना, फ़खर पाकिस्तान कैसा बना, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो हमें बता सकते हैं, मगर इस वक्त हमारे साथ फ़खर ज़मान के भाई गौहर ज़मान मौजूद हैं और जो कि हमें फ़खर ज़मान के सफ़र के बारे में मालूमात देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर ज़मान साहब। बताइएगा, फ़खर से आपकी बात हुई, क्या कहना था फ़खर का? बहुत आपको मुबारक भी हो ज़ाहिर है। इन्होंने फ़ोन किया था, बिल्कुल कल रात को फ़ोन किया था और बहुत ज़्यादा खुश थे
हमने उसको शाबाश दी, वालिदा बहुत ज़्यादा खुश थी, उनसे बात हुई और यही कहा कि हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है और ये बता रहे थे कि बस वी आर चैम्पियंस। लेकिन गौर जमान साहब ये बताइएगा कि आपने, आपकी फैमिली ने, सब ने, आपके वालिदैन ने इसकी सपोर्ट कितनी की थी, कितना इसको क्रिकेट खेलने के लिए इनकरेज किया था, कितना ये आपकी सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ा, कितनी आपकी लगन थी इसके इस खेल के साथ आपकी पूरी फैमिली की? हमारे घर में वालिद साहब भी बिल्कुल उसके सपोर्ट में नहीं थे, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं भी उसके सपोर्ट में नहीं था। हम बिल्कुल उसको रोकते रहे कि मैं ख़ुद प्रिंसिपल हूँ, मैं उस वक्त टीचर था, मैं पढ़ाता था, ये मेरे शागिर्द भी थे स्कूल में, तो ज़ाहिर है मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये पढ़ाई छोड़ के और क्रिकेट की तरफ जाएं, क्योंकि क्रिकेट की तरफ जाना जो है ये तो बिल्कुल जिस तरह समझें कि करोड़ों में एक बंदा जाके पहुँच रहा है, तो शोर तो ये नहीं है कि ज़रूर जो है ना इसने जाके पाकिस्तान टीम में जाना है। तो ज़ाहिर है हम तकरीबन सब उसके मुखालिफ थे, लेकिन उसका जज्बा इस तरह था कि उसने कहा नहीं, बस मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा होनहार और ये बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और क्लास में पोजीशन तक लेता था, बहुत काबिल था, लेकिन उसका पता नहीं है उसने ये जो एडम गिलक्रिस्ट है और इस तरह के जो लोग हैं जो उस वक्त शायद खेलते थे, तो इन सब से मुतासिर हो के तो बस जुनून था उसको क्रिकेट का और किसी हमारा कोई भी दाव पेच जो है ना वो काम नहीं करता था और वो आखिर हम ही थक हार के बैठ जाते थे कि इसने तो हमारी बात माननी नहीं है। वालिदा जो हमारी हैं वो ज़ाहिर है ये सबसे छोटा था, तो जब हम उसके साथ सख्ती करते थे तो वालिदा इसी तरह होती हैं कि वो फिर मुझे कहती थी कि छोड़ो बस, आपने इतना पढ़ा हुआ है, बस ये काफ़ी है, इसको बस छोड़ दो अपनी हाल पे, बस इसको इसकी किस्मत है, बस जो भी बनेगा तो अपनी किस्मत से होगा। नहीं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये बताइएगा मगर मर्दान तो एक टिपिकल जगह नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट में कंपटीशन हो, कोई बड़ा मुकाबले का माहौल हो, सहूलियात हो, मर्दान से फ़ख्र ने किस तरह से ये जुनून पैदा किया, किस तरीके से ये स्किल पैदा की? इस वक्त वो तो दुनिया में उसका नाम हो गया है, मगर ये मर्दान और ये बैकग्राउंड क्या सहूलियात है? मर्दान में कहाँ खेलते थे, क्या करते थे? वो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया, मैट्रिक तक तो जैसे तैसे वो उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद कॉलेज में भी दाखिला उसके लिए उसको दिलवाया, क्रिकेट बेस पे उसको कॉलेज में दाखिला भी मिला, क्योंकि ज़ाहिर है ठीक ठाक स्किलफुल ये क्रिकेटर था, उन्होंने टेस्ट लिया इससे और टेस्ट की वजह से फिर इसको क्रिकेट बेस पे, स्पोर्ट्स बेस पे दाखिला भी मिला, बट पढ़ाई में इसका ज़ाहिर है दिल बिल्कुल लगता नहीं था। फिर नेवी ज्वाइन करने का भी ज़ाहिर है यही एक वो बात थी, जब इसने कहा कि नहीं जी मैंने तो पढ़ना नहीं है, मैंने क्रिकेट खेलना है, फिर हमने इसको बोला कि ठीक है, जब आपने ज़ाहिर है शौक़ से पढ़ना ही नहीं है तो फिर ठीक है, बस आप भर्ती हो जाओ नेवी में। और नेवी में यही था कि कराची में ज़ाहिर है ये जिस तरह शाहिद अफरीदी है, जिस तरह यूनुस खान है, और कराची क्रिकेट का एक हब है, तो ये भी था कि चले ये साथ साथ उस वक्त सिर्फ घर में शायद मैं ही कमाता था, तो हमने सोचा कि चलो ये भी एक इजाफा भी होगा, ये भी भर्ती भी हो जाएगा नेवी में और वहाँ पे क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो यही है। बाकी हमारा जो इलाके का आपने सवाल किया, तो जिस वक्त ये मैट्रिक में था और उससे पहले ये क्रिकेट यहाँ पे खेलता रहे, मैट्रिक के बाद तो ज़ाहिर है ये फिर कराची चला गया था, वहाँ पे क्रिकेट खेली है, तो उस वक्त जब ये यहाँ पे था मैट्रिक से पहले तो यहाँ पे इतना कोई ये न तो हमारा इलाका कोई इतना बहुत बड़ा है, न यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। यहाँ पे हमारा एक ही जो जिस स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ, ये जो हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काटलंग है, वहाँ से ये भी पढ़ा है, और वहाँ का सिर्फ एक ग्राउंड था जहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते थे और ये भी ज़ाहिर है वहाँ पे खेलता था। अच्छा गौर साहब, फिर ये नेवी में चले गए, फिर वहाँ पे इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये फोर्सेस का कोई इंटरनेशनल डिफेंस क्रिकेट कोई टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहाँ जाके ये खेले और फिर वहाँ एक्सेल किया, फिर लोगों की नज़र में आया, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था आई गेस। ये वही है ना जिस तरह आपने बताया, वो जो इंटरनेशनल डिफेंस कप हुआ तो ये नेवी में ही था, नेवी में ही जब ये थे तो उधर ही इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की, तो वहीं से फिर ज़ाहिर है हम सबको पता चला, अखबार में वो आया करता था, नेवी की टीम ज़ाहिर है वो होती है और आप सबको पता है कि नेवी की टीम की बातें वो अखबारों में भी आती हैं
कि जिस तरह मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी। डिफेंस कप में भी ये मैन ऑफ द शायद सीरीज़ आए थे और वो इंटरनेशनल डिफेंस कप पाकिस्तान जीता भी था। तो जाहिर बात है कि हमें पता था कि इसमें काफ़ी गट्स हैं, इसमें टैलेंट है एंड ही कैन डू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर ज़मान। फ़ख्र ज़मान के भाई हमें फ़ख्र की ज़िंदगी का ये सफ़र सुना रहे थे। इंतहाई इंटरेस्टिंग सफ़र है जो आपने भी सुना। पाकिस्तान ने कल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती। इसमें एक और क्रेडिट जाता है, वो ये कि हमारे लोकल टूर्नामेंट जो PSL शुरू हुआ है, जिसके 2 अब तक टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, PSL ने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। ये फ़ख्र, ये शादाब, ये हसन, ये रोमान, ये सब PSL की पैदावार है। इसलिए कल की शानदार कामयाबी का क्रेडिट हमें PSL को भी देना होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद पाकिस्तान 11 ने पाकिस्तान को जो खुशी दी है वो उसको बहुत तवील अरसे के बाद एक जेन्युइन खुशी है, जिससे 20 करोड़ पाकिस्तानी शादमान हैं, खुश हैं, वो जश्न मना रहे हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खुशी है क्योंकि इसके बरक्स भारत में सख्ते का आलम है, वहाँ पे अफसोस का आलम है, वहाँ पे डिप्रेशन है, वहाँ भारतीय खिलाड़ियों की ज़बरदस्त तनकीद हो रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान में शादमानी है। इसकी बड़ी वजह मुख्तलिफ वजूहात हैं जो सामने आई हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की सरजमीन बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों से भरी हुई है और बस उनकी तलाश करने और उनकी तरबियत की ज़रूरत है, जिसमें एक बड़ा किरदार अदा किया है पाकिस्तान PSL ने, जो कि 2 जिसके टूर्नामेंट्स हुए हैं। और इसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई, चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने वाले 4 नौजवान खिलाड़ी इसी पाकिस्तान सुपर लीग की दरियाफ्त हैं, जिसमें फ़ख्र ज़मान, हसन अली, शादाब खान और रोमान रईस शामिल हैं, जिनका पहचान ही पाकिस्तान सुपर लीग है। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई और उसी की बुनियाद पर ये रोशन सितारे अब पाकिस्तान 11 का हिस्सा बने। फ़ख्र ज़मान ने लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी की थी और PSL में 2 ज़बरदस्त कारकर्दगियाँ दिखाई थी। हसन अली PSL के दोनों सीज़न में पेशावर ज़ल्मी के बेहतरीन बॉलर थे। इसके अलावा शादाब खान जो थे, उन्होंने 18 साल की उम्र में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए अच्छे बल्लेबाजों को अपनी गुगली से आउट किया था, उनको तिगड़ी का नाच नचाया था और सिलेक्टर्स इतने मुतासिर हुए थे कि उनको भी टीम में लिया गया। इसी तरह से लेफ्ट आर्म बॉलर रोमान रईस ने PSL के दोनों सीज़न इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेले और बेहतरीन बॉलिंग की और एक्सेल किया, जिसकी वजह से वो भी इस टीम का हिस्सा बने। गोया कि इसका बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान सुपर लीग को जाना चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग को ये क्रेडिट देना चाहिए। और यकीनी तौर पे जब पाकिस्तान सुपर लीग की PSL की बात होती है तो हम ज़रूर बात करेंगे जनाब नजम सेठी की, जो कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और PSL को बहरहाल पाकिस्तान में जन्म दे के पाकिस्तान में क्रिकेट की एक नई फ़ज़ा पैदा करने में नजम सेठी का बड़ा हाथ है। गो के जब ये पाकिस्तान की टीम जा रही थी, पाकिस्तान की टीम चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए, तो इस हवाले से कौम को भी उम्मीदें नहीं थी और नजम सेठी साहब के एक बहुत ही ज़बरदस्त मुखालिफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान, वो तो बिल्कुल उनको उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की जो टीम जा रही है वो ये नताइज लेके आएगी। जब आप सिफारिशों को, जो आदमी का काम है, यानी जिस आदमी को कोई क्रिकेट का नमूना सिर पता, सिर्फ इसलिए कि उसने इलेक्शन फिक्स किया, उसको आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दें, वो वही होगा उस इदारे से जो बाकी इदारों में पाकिस्तान में हो रहा है। हमारा और हिंदुस्तान का फासला बढ़ता जा रहा है, वो हमारे से बेहतर होते जा रहे हैं। हमारे ज़माने में वो कभी जीतते नहीं थे, अब वो कभी हारते नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट सिस्टम ठीक कर लिया और अब बेहतर कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने और तबाह कर दिया ये सिफारिशों के ऊपर ला के। क्रिकेट को प्रोफेशनल्स के हाथ में डालें, जिनको क्रिकेट की समझ है, वो क्रिकेट को एक इदारा बनाएं। प्राइम मिनिस्टर का कभी काम नहीं होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नॉमिनेट करने में। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फ्लूक नहीं है। हमने सिर्फ कल इंडिया को नहीं हराया, उससे पहले हमने इंग्लैंड को बहुत ही आसानी से हराया है, हमने साउथ अफ्रीका को हराया है, हमने श्रीलंका को हराया है। तो गोया ये एक फ्लूक नहीं था जो कल हुआ है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ है और इसमें क्या चीज़ें पिन्हा थी, ये सब कुछ पूछने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब नजम सेठी। बहुत बहुत शुक्रिया नजम सेठी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने ज़ाहिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इससे बढ़ के क्या खबर होगी। आपके नज़दीक किस चीज़ ने क्लिक किया
जो ये चैंपियंस ट्रॉफी हमने तकरीबन स्वीप की माशाल्लाह। देखिए कामरान, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता था और हमेशा उसमें कारकर्दगी अच्छी होती थी, मगर T20 फॉर्मेट और वनडे क्रिकेट फॉर्मेट जो थी ये हमारे यहाँ खेली नहीं जाती थी, ना ही हमें कोई टॉप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलता था। हर मुल्क ने अपनी अपनी लीग बनाई हुई थी पिछले 8 साल से, मगर पाकिस्तान में जो भी चेयरमैन आए वो ये काम ना कर पाए, उन्हें समझ नहीं आ रही थी इसको कैसे करना है। मुझे इस बात का एहसास था कि जिस दिन हमने अपनी लीग बना ली उस दिन हमें ये फॉर्मेट खेलने भी समझ आ जाएगी कि ये कैसे खेलते हैं, क्योंकि जो लीग बनती है वो T20 की बनती है और जो वनडे टूर्नामेंट है उसमें T20 बैटिंग का बहुत असर होता है, क्योंकि उसमें 50 ओवर्स होते हैं, उसमें कुछ ओवर्स 20-30 ओवर्स जल्दी खेलने पड़ते हैं, कहीं कंसोलिडेट करना पड़ता है। तो क्योंकि हमारी ये कमजोरी थी, मैंने ये सोचा कि जब तक हमारी लीग नहीं होगी हम यहाँ अच्छी कारकर्दगी नहीं कर पाएंगे। उसकी मेहनत कर करके हमने अपनी लीग खड़ी की और उस लीग ने आपको ऐसे प्लेयर्स दिए हैं जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, और ये सिर्फ 2 साल के बाद। और अगर हमें मौका मिल जाए आगे 3-4 साल और हमारे खेल लेंगे तो 5 टीमों ने आपको दिया है। जब 8 टीमें खेलेंगी तो पाकिस्तान के हर कोने से हर किस्म का टैलेंटेड बच्चा उन लीग्स में खेलेगा। वो जब खेलेंगे वो पाकिस्तान में भी अब खेलेंगे और वो टॉप दुनिया के खिलाड़ियों के साथ मिलके खेलेंगे और सीखेंगे कि कंपटीशन क्या होती है, मेंटरिंग क्या होती है, कैसे खेलते हैं, क्या से क्या। तो सेठी साहब, आपके नजदीक चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चीज क्लिक की है जो ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो हमारे जो भी जितने भी जो रिलेटिवली एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो इंजर्ड आउट हो गए, मुख्तलिफ एलिगेशन की वजह से आउट हो गए, ये तो बेचारी बिल्कुल ही न्यू और बहुत ही एक नोविस टाइप की टीम थी, इसने कैसे क्लिक किया आपके नजदीक? देखिए ये नोविस नहीं थी, मैं आपको बताऊं, इनमें जो प्लेयर्स हैं इनमें से बेशतर प्लेयर्स जो हैं वो हमारी लीग में खेलते हैं। ये नौजवान लड़के भी खेलते हैं और हफीज जैसे लोग भी खेलते हैं और आमिर जैसे लोग भी खेलते हैं और इमाद जैसे लोग भी खेलते हैं। ये सारे जो प्लेयर्स आप खेल रहे थे इनमें से एक आध होगा जो कि शायद हमारी लीग में नहीं खेलता। ये नाजर जो है वो भी हमारी T20 लीग में खेलते हैं। तो मतलब ये है कि ये आपकी T20 PSL की जो बेस्ट टीम बच्चे थे वो इस लीग में आ गए और वो ODI खेल रहे थे। तो हमें ये तवक्को थी कि ये बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी होगी और हमारे कोचेस की भी यही ट्रेनिंग थी इनको। मगर वो जो पहला मैच हुआ वो बस बहुत बदकिस्मती हो गई, कुछ क्लिक नहीं हुआ और कोलैप्स हो गया। मगर उसके बाद मेरी जब मीटिंग हुई कोचेस के साथ तो मैंने कहा यार ये हमारी तो तवक्को थी कि ये इससे तो मच बेटर करेंगे। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह करेंगे, ये कुछ इश्यूज हैं जो शायद मैं इस वक्त आपसे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो अंदरूनी मामलात हैं। मगर हम उस वक्त से हमारे कोचेज ने फिर देखिए आसर ने उसकी टीम ने इन बच्चों को बैठा के जो डिमोटिवेट हो चुके थे, जो डिप्रेस हो चुके थे, और कामरान में आपको सच बताऊं उसमें हमारे मीडिया का भी रोल है। इतने लोग परेशान थे, मीडिया वाले भी गुस्से में भी थे, परेशान भी थे, हमारे कमेंटेटर्स भी बहुत अपसेट थे। उन्होंने बहुत सी बातें की जिसकी वजह से और भी डिप्रेशन बच्चों को होगी। फिर उनको उस नीचे गिरे हुए बच्चों को उठाना ये कोचेस का काम था और हम लोगों ने मिलके इनको हौसला दिया और इनको सपोर्ट किया। और ये देखो आप ये बच्चे इन्होंने कैसे खेला, कोई शक नहीं इसमें कि इन्होंने प्रूव करना था कुछ और उन्होंने प्रूव किया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक मैच की बात नहीं थी, ये कोई टुल्ला नहीं था, ये कोई टीचर मैच नहीं था, ये कोई बारिश की वजह से नहीं था। ये 4 मैचेस इन अ रो ये जीते हैं। अप एंड डाउन तो होती है मगर हर मैच में पिछले मैच से बेहतर कारकर्दगी थी। और जब इंग्लैंड को इन्होंने हराया तो सुबह लोग समझते थे ये तो हमने ऑलरेडी फाइनल जीत लिया। मगर मैं आपको बताऊं जब हम फाइनल में गए हैं हमारे बच्चों का हौसला इतना जबरदस्त था कि वो हेल्प करेगा नहीं साहब ये फ्यूचर के लिए। अभी जो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, हमारी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर है हमारे इन बच्चों का, हमारी इस टीम का, लेकिन अब हम चैंपियन हैं, चैंपियंस के चैंपियन हैं। कितना हेल्प करेगा ये हमारे जो फ्यूचर क्रिकेटिंग इनकाउंटर्स हैं, इंडिया वगैरह में भी कुछ जो शौक आएगा हमारे साथ खेलने का? जी बिल्कुल होगा। अब इंडिया को तो शौक में है, वो इस वक्त शौक में चले गए। उनका ख्याल था कि बात ही कोई नहीं है, इनको तो हम पहले बैटिंग करा के 150-200 में फारिग कर लेंगे और उसके बाद 1-2 विकेट के ऊपर इनको नॉकआउट कर देंगे। मगर ऐसे नहीं हुआ और आगे भी ऐसे नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाऊं। अगले साल जो हमारी लीग हो रही है PSL, उसमें 6 टीमें आ रही हैं। 24 मैचेस की जगह पे उसमें
36 मैचेस होंगे। एक मैच लाहौर की जगह पे होंगे, 4 कराची में और 4 या 5 लाहौर में होंगे। और पहले सिर्फ 20-25 फॉरेन खिलाड़ी थे 5 टीमों में, अब 30-35 खिलाड़ी होंगे। आप खुद ही सोचिए क्या एक्सपोजर होगा ये। और जैसे जैसे ये लीग बढ़ेगी फिर दुनिया के बाकी टीम्स भी आके यहाँ खेलेंगे। तो अब सितंबर में हम एक और प्लान बना रहे हैं। हम आईसीसी की एक टीम को ऑफ टॉप इंटरनेशनल करंट प्लेयर्स को दावत दे रहे हैं, और उसके बाद आप देखिएगा हमारे बच्चे उनके साथ भी 3 मैचेस खेलेंगे। तो ये कंपटीशन अब बढ़ेगी। पीएसएल आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी। जब वापस आएगी तो फॉरेन प्लेयर्स साथ आएंगे। फॉरेन प्लेयर्स साथ आएंगे तो फीका और जो वर्ल्ड बॉडीज हैं वो हमारी सिक्योरिटी की गारंटीज देंगी। जब वो गारंटीज देंगी तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी टीम्स भी, इंटरनेशनल टीम्स भी पाकिस्तान आएंगी, और इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया नजर साहब, एक बार फिर बहुत मुबारक हो आपको और आपकी टीम को। पाकिस्तान में जैसे कि नजम सेठी कह रहे थे कि इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे, अब उनकी तमन्ना भी होगी, उनका शौक भी होगा, मज़ा भी आएगा। एक बड़ी पाकिस्तान में ब्रेक थ्रू हुई है इसी दौरान, वो ये कि पीटीवी स्पोर्ट्स जो कि क्रिकेट जिसके पास राइट्स थे चैंपियंस ट्रॉफी दिखाने के, उसने एक और कमाल किया कि दुनिया क्रिकेट के बादशाह, जो क्रिकेट के बादशाह समझे जाते हैं, इयन चैपल, वेविन रिचर्ड्स और दूसरे खिलाड़ी पिछले कई महीनों से वो पाकिस्तान ला रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के इन्होंने कमेंट्री की है। पाकिस्तान में इन खिलाड़ियों की, इन इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद और जो इनका स्टेचर है उस हवाले से, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से जो बात है उसको भी बहुत पंक्चर किया इस चीज़ ने, और बड़ी पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा चीज़ है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान ने कल सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं जीती है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो कल पाकिस्तान को मिला है। बाज़ एनालिस्ट के नज़दीक ये गेम चेंजर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और उसके इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपोजर के लिए। एक जानिब जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा था और ज़बरदस्त तरीके से साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया, इंग्लैंड को हरा रहा था, दूसरी जानिब पीटीवी स्पोर्ट्स जिसके पास राइट्स थे, एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी दिखाने के, उसने कवरेज के लिहाज से एक बहुत नई चीज़ की है, बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू किया है। दुनिया क्रिकेट के बादशाह जिस वक्त ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रहे थे इस्लामाबाद में मौजूद थे और इस्लामाबाद में चैंपियंस ट्रॉफी पर ये कमेंट कर रहे थे, और उसमें ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स थे जो कि लेजेंड हैं अपने खेल के लिहाज से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कैप्टन इयन चैपल हों, चाहे वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन और दुनिया क्रिकेट की बैटिंग के बादशाह वेविन रिचर्ड्स हों, चाहे ब्रायन लारा हो। ये 3 क्रिकेटर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कि बादशाह समझे जाते हैं वो इस्लामाबाद आए, खुल के यहाँ पे रहे, घूमे फिरे, उन्होंने कमेंट्री की, पाकिस्तान को एंजॉय किया, इस्लामाबाद को एंजॉय किया, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक सिक्योर जगह है और यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए। और उनके कमेंट्स पीटीवी के होस्ट डॉक्टर नोमान एजाज के साथ बड़े फेमस हुए, और इसी के साथ ये एक्सपोजर है जो पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को मिला, और जो बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट थी। इससे पहले पीटीवी मैकग्रा को, सिमंड्स को, जडेजा को भी बुला चुका है और ये कमेंटेटर्स पाकिस्तान में आ चुके हैं। इस लिहाज से ये बड़ा ब्रेक थ्रू था और ख़ास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और इस्लामाबाद में विव रिचर्ड्स और इयन चैपल और ब्रायन लारा कमेंट्स कर रहे हों। I've been here more than Ian. Yeah. You know, I love it. I love coming here. It's a retreat for me. It's I abstain from a lot of different things. Pakistan just to keep bowling at them. They didn't try and attack. My experience touring Pakistan and even now, presently, I've never experienced any issues. How do Martin is feeling being in Pakistan? I'm loving it at the moment. All right. Good hospitality, Doc. I'm going well. You're looking after me. A very warm welcome to Pakistan. Thanks, Doc. It's great to be back here. Like you said, 18 years on. How you are feeling in Pakistan? I'm loving it, Doc. I'm just sad I'm not getting enough time to get out. A lot of cricket, the players can't train much. It's tough when a team have to play in exile. Pakistan have got this problem of international cricket not being played in Pakistan. और ख़ास तौर पे इयन चैपल ने, वेब रिचर्ड्स ने कहा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को आना चाहिए, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर है जब इयन चैपल ये बात कर रहे हैं, वेब रिचर्ड्स ये बात कर रहे हैं, तो दुनिया की क्रिकेट की जो दुनिया है वो सुनती है।
Pakistan have got this problem of international cricket not being played in Pakistan, which is a big problem to Pakistan cricket going ahead. Now, take some small steps. That's what I would be saying to the Pakistan board. Don't try and have a 5-test tour or something like that. Just some small steps and get the rest of the world used to being comfortable back in Pakistan, and then you can start to take bigger steps. It's tough when a team have to play in exile. You know, it's in the UAE and it's Dubai and places like that. We came here for the finals, for the PSL, and just seeing the reception in Lahore itself and the crowd reception does indicate that the people are starved. And we've got to find ways and means of getting international cricket in a very big way back to this part of the world. When you look at around the world itself in terms of the security factor, to be fair, we're not safe anyway. It's become too political. When I look at the crowd the other day when India played against Pakistan, what I saw was Pakistanis sitting with Indians, Indians sitting with Pakistani. And I think that's a huge picture. This is a huge jokad, India v Pakistan. And we've got to find ways. ये सिर्फ इयन चैपल, विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा नहीं थे। दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम कल जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा था और जिस अंदाज से वो फाइनल की जानिब पहुंच रहा था, पूरी दुनिया जहां पे क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है, वो पाकिस्तान के नाम वहां पे गूंज रहा था, पाकिस्तान के नए खिलाड़ियों के नाम गूंज रहा था, पाकिस्तान के लिए जो इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए पाकिस्तान के नए खिलाड़ियों को वो उनको भरपूर अंदाज से मिल रहा था। कल पूरी दुनिया क्रिकेट के जो नामी ग्रामी लोग हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान का, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का, पाकिस्तान के मैचेस का जिक्र कर रहे थे। सोशल मीडिया पर एक धूम मची हुई थी। हम आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी वाहिद अशरफ ने तजदीद दी। पाकिस्तान की जीत को जहां पाकिस्तानी फैंस ने स्टेडियम में, सड़कों पर, घरों में हर जगह सेलिब्रेट किया, वहीं सोशल मीडिया पर भी दुनिया भर से पाकिस्तान की जीत को सराहा गया। वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने मैच से पहले पाकिस्तानी टीम को बदतमीजी की हद तक तनकीद का निशाना बनाया था, मैच के बाद सीधे हो गए और ट्वीट किया कि पाकिस्तान को आज की भरपूर कामयाबी मुबारक हो। आपने बहुत अच्छा खेला, आप जीत के मुस्तहिक थे, जीत पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त होगी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने अपनी गलत पेशेनगोई को मान लिया और लिखा कि मैं गलती पर था, मगर अपने गलत साबित होने की बेहद खुशी है। पाकिस्तान में ज़बरदस्त क्रिकेट खेली जाती है और आपकी टीम की कारकर्दगी शानदार रही है। जनूबी अफ्रीका की साबिक कप्तान ग्रैनी स्मिथ ने कहा कि पाकिस्तान ने दिखा दिया, वो वैसे ही खेले जैसा चैंपियंस को खेलना चाहिए। इंग्लिश खिलाड़ी और PSL में सरफराज अहमद की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन केविन पीटरसन ने कहा कि सरफराज, मुझे तुम पर फख्र है। वेस्ट इंडीज़ के साबिक और PSL में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन शमी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए लिखा, पाकिस्तान को जीत मुबारक हो। किसी ने सोचा नहीं था कि वो जीतेंगे, लेकिन अब वो चैंपियंस हैं और ये इस जीत के मुस्तहिक हैं। फ़खर जमान जैसे नए खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की किस्मत बदल दी। ये PSL T20 का ही सिला है। श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगकारा ने कहा, सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान की जीत में नजर आई वो लगन थी। पाकिस्तान यकीन और हिम्मत के साथ खेला, पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। साबिक ओपनर और कीवी कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने लिखा, बहुत ज़बरदस्त, पाकिस्तान ने एग्रेशन के साथ खुलकर मैच खेला। नए और तजुर्बेकार खिलाड़ी सब अहम तरीन मौके पर कामयाब रहे। भारतीय कमेंटेटर हर्षा बोगले ने लिखा, पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा लगाने में वक्त लगा कि सरफराज अहमद उनके लिए क्या कर सकते हैं। वो एक बेहतरीन लीडर हैं और उन्होंने पूरी टीम को अपने पर भरोसा करने का यकीन दिया। इंग्लिश बॉलर स्टीवर्ट ब्रॉड ने लिखा, ओवल में स्पेशल ही सीन थे। पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा और मोहम्मद आमिर के पहले स्पेल के तो क्या ही कहने। पाकिस्तानी लेजेंड्स ने भी अपनी टीम की जीत मनाई। वसीम अकरम ने पाकिस्तान की जीत और मोहम्मद आमिर के तबाहकुन ओपनिंग स्पेल पर ट्वीट की, यू लिटिल ब्यूटी आमिर, तुमने मुझे अपना दौर याद दिला दिया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस दिखाई, ऐसा लगा जैसे 1992 वर्ल्ड कप जीतने पर लगा था। मैं तो 7वें आसमान पर हूँ। साबिक क्रिकेटर और अब कमेंटेटर रमीज राजा ने ट्वीट की, पाकिस्तानी टीम तुमको सलाम, टीम की फॉर्म और अपनी छठी हिस्स पर कभी शक नहीं था। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कुछ और खबरों की। लंदन को ऐसा लगता है नज़र लग गई है, एक और वाक़या हुआ है, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। अब की बार मुसलमान निशाना बने हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
दुनिया के कसीर तरीन मुल्कों में जो शहरी जिस दूसरे शहर को अपना करीबी शहर समझते हैं या उससे लगाव का इजहार करते हैं, लंदन यकीनी तौर पे उसमें सरे फहरिस्त है। लेकिन लगता है जैसे इस पुरअमन शहर और बरतानवी दारुल हुकूमत को किसी की नज़र लग गई है। पिछले 3 महीनों के दौरान दहशतगर्दी के 3 वाक़यात सामने आ चुके हैं और इसमें एक बड़ा वाक़या ये हुआ है जिसमें आग लगी है लंदन की इस इमारत में, सेंट्रल लंदन में, और जिसमें कि बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, जो हालिया तारीख की इंग्लैंड की सबसे बड़ी आग है। कल भी लंदन में शहरियों पर गाड़ी चलाने का एक और वाक़या पेश आया, जहां फिल्सबरी पार्क के करीब एक हमलावर ने तरावी पढ़कर मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों को रोंद डाला, जबकि कुछ लोगों को सड़क पर घसीटते हुए ले गया। इसके नतीजे में एक शख्स जा बहक और अब तक 8 जख्मियों की इतला है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमलावर का नाम डेरन ऑसबर्न है और उसका ताल्लुक कार्डिफ से है। एनी शाहिदीन ने गाड़ी के 48 साला इंग्लिश ड्राइवर को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, जिसने हमले के बाद नारा लगाया कि वो तमाम मुसलमानों को मार देना चाहता है। लेकिन बरतानिया में इस हमले को फौरी तौर पर दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा रहा था, बल्कि ड्राइवर को गिरफ्तारी के बाद नफ्सियाती मायने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने इस हमले को खौफनाक और घिनौनी साजिश करार दिया है। टेरेसा कहती हैं कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत के कई रूप हैं, हमें सबसे यकसा अंदाज में निपटना होगा। आज सुबह एक निहायत घिनौनी कोशिश की गई इन इक़दारों को तोड़ने की जो बरतानिया की बुनियाद हैं। ये क्या दहानी है कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत के कई रूप हैं और इससे निपटने के लिए हमारा अज़म यकसा होना चाहिए, चाहे सामने जो भी हो। इस ताज़ा तरीन वाक़े की तफसीलात हासिल करते हैं इसके लिए लंदन जाएंगे, जहाँ पर उस वाक़े की मकाम पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी आज़र जावेद। बताइएगा, एक्सप्लेन करें इस वाक़े के हवाले से और क्या इस वक्त माहौल है ओवरऑल। जी कामरान साहब, ये अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता सुबह तकरीबन 12:20 पर पेश आया, जब लोग नमाज तरावी पढ़ने के बाद यहाँ नॉर्थ लंदन की मस्जिद है, ये 7 सिस्टर रोड है, इस पे एक छोटी मस्जिद है, वहाँ से लोग नमाज के बाद बाहर निकल रहे थे कि एक नमाजी कोलैप्स कर गया, गिर गया और उसको लोग इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रहे थे और लोग जमा थे। अचानक एक सफ़ेद रंग की वैगन उनके ऊपर चढ़ गई और उनको रोंद डाला। इस हादसे के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और 10 जख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई और उनमें से 2 हॉस्पिटल में अभी तक मौजूद हैं। जो एनी शाहिदीन है उनका ये कहना था कि जो हमलावर है उसको मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन मुकामी मस्जिद के इमाम ने उनको मना किया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े का अगर हम जायज़ा लें तो लंदन में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान जो वाक़यात पेश आए हैं उसी का एक तसलसल करार दिया जा रहा है। लंदन ब्रिज का जो अटैक था, इस अटैक को टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया गया है बरतानवी हुकूमत की तरफ से, और जो यहाँ पर तफ्तीशी इदारे हैं, कॉर्डन ऑफ है ये इलाका, फोरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है। यहाँ के लोग बताता चलूँ कि ये जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है यहाँ पर लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन, उनका हल्का इंतखाब भी यही है। इस हल्के में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जहाँ से कुछ फासले पर फिल्सबरी पार्क मॉस्क भी है जिसमें बहुत मुतनाज़ा रही है, जहाँ पर कुछ हेड प्रीचर्स के बारे में भी कहा जाता रहा और उन्हें बाद में रिपोर्ट भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आज़र जावेद हमारे साथ थे इस पूरे माहौल पे जो इस वक्त बरतानिया में है। ख़ास तौर पे लंदन में 3 दहशतगर्दी के वाक़यात, एक बड़ी आग लगने का वाक़यात, मैनचेस्टर में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या जिसने तकरीबन इस वक्त हम कह सकते हैं कि बरतानिया को सहमा दिया है। बात करने के लिए एक बार फिर लंदन जाते हैं, जहाँ पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी आमिर गौरी हमारे साथ मौजूद है। गौरी साहब, ये बताइएगा, हुकूमत ये कहती है, हुक्काम ये कहते हैं कि तीनों लंदन के वाक़यात एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मैनचेस्टर की दहशतगर्दी इससे कनेक्टेड नहीं है, फिर लंदन की जो आग है ऑब्वियसली वो इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये इतने चारों वाक़यात, इतनी बड़ी वाक़यात हो जाना और एक दूसरे से कनेक्टेड ना होना, ये फिर किस माहौल का असर है? क्यों ऐसे वाक़यात हुए हैं? फिर कामरान, मेरा ख्याल है कि आपको पता है जिस तरह पॉलिटिशियन जो हैं वहाँ तौर पे इस तरह के वाक़यात को सियासत की नज़र से देखते हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसे वक्त में जबकि बरतानवी हुकूमत जो है वो अपनी मुश्किलात का शिकार है, ब्रेक्सिट की टॉक्स आज शुरू हुई हैं, उस सूरत में जो यहाँ डिबेट शुरू हो रही है क्या वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत जो है वो अपने मुल्क के अंदर
मजबूत हुकूमत है या नहीं है। तो अगर फर्ज किया जिस तरह उन्होंने फौरी तौर पे इस चीज को दबाने के लिए कहा कि ये अटैक जो है ये उसी तरह है, इस्लामोफोबिया का मर्ज उतना ही बड़ा है जितना कि इस्लामी दहशतगर्दी है, इस्लामी इंतहा पसंदी का है। और ऐसे ही जो मैसेजेस हैं वो जर्मी कॉर्बन की तरफ से भी आए हैं कि मस्जिद पे, किसी टेंपल पे, किसी सिनेगॉग पे, किसी चर्च पे हमला जो है वो बराबर का है। सियासतदान इसको अपने हवाले से देख रहे हैं, लेकिन अगर इसको आप मुआशरे के हवाले से देखें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसे अनासर जरूर हैं, क्योंकि ये शख्स जो है अगर फर्ज किया लंदन से कोई 140 मील दूर कार्डिफ और उसके पास एक छोटा सा एक और शहर है वेस्टर्न सुपर मेयर, वहां का रहने वाला है, 4 बच्चों का बाप है, इसकी अपनी पड़ोसन जो है वो मुसलमान है और उसने भी कहा है खदीजा शराजी ने कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा आदमी लगता था, लेकिन लोग अपने जहनों के अंदर किस तरह का एक दूसरे के लिए गमो गुस्सा लेके बैठे हुए हैं उसका एहसास। इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि ये क्या ये नफ्सियाती दबाव है, क्योंकि ये जितने वाकयात हैं, चाहे वो मैनचेस्टर का वाकया हो या ये लंदन के तीनों वाकयात हैं, सबके प्रोफाइल सामने आ गए हैं। ये कोई नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं है। हालांकि सोसाइटी ओवरऑल एक जनरली आप देखें टॉलरेंट सोसाइटी है, रियासत बहुत टॉलरेंट है, सियासत अच्छी खासी टॉलरेंट है, उसमें फिर ये अचानक इतने लोग इतने नफ्सियाती अंदाज में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? एक अजीब सी कैफियत है। किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी नॉर्मल मुआशरे के अंदर जो है एबनॉर्मलिटीज होती हैं कामरान। अच्छा काम करने के लिए 1 लाख लोग कम होते हैं, लेकिन बुरा काम एक शख्स कर देता है। और उसी तरह अगर फर्ज किया ये आदमी देखें, उसने जो तरीका आजमाया है वो वही तरीका है जो आजकल पिछले कई वाकयात में यूरोप में इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह हमने पिछली दफा भी आपके साथ बातचीत में कहा था कि असले का इस्तेमाल मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन लोगों को मारने की ख्वाहिश जो है और उसके बाद फौरी तौर पे इंटरनेट के ऊपर पता नहीं कि वो असल है या नकली है, वेबसाइट्स जो फौरन क्लेम कर देती हैं कि आईएसआईएस का ताल्लुक है, मुसलमान दहशतगर्द जो है, इंतहा पसंद है। और उसी तरह जो दूसरे लोग हैं जो आप ये समझिए जिनको यहाँ पर वाइट रेसिस्ट कहा जाता है, जो यहाँ पर कम्युनिटीज के खिलाफ है, मुसलमानों के। और आज तक चूंकि बेपनाह पिछले दिनों में काफी सारे देखें बीबीसी के ऊपर, दूसरे चैनलों के ऊपर रमजान के हवाले से स्पेशल न्यूज पैकेजेस चले जिसमें बताया गया कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है उनको मसाजिद ने, मुसलमान कम्युनिटी सेंटर्स ने अपने लिए खोला है, उनको रोजे के लिए बुलाया, अफ्तारी के लिए बुलाया। तो जब इमेजेस इस तरह के वो लोग देखते हैं जिनको ये काम पसंद नहीं है, जो मुआशरे के अंदर तमाम कम्युनिटीज को इकट्ठा नहीं देखना चाहते, वो फिर जो है कहीं ना कहीं बदले की ख्वाहिश जो है उसके अंदर जागती है डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर गौरी हमारे साथ है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, दहशतगर्दी का वाक़या है, टिपिकल दुश्मन की साजिश है। बलूचिस्तान के इलाके को जीवानी को निशाना बनाया गया है। गवादर के करीब अब से कुछ घंटे कबल अफ्तार के वक्त पाक बहरिया की एक गाड़ी पर फायरिंग की गई है। नेवी की ये गाड़ी, ये एहलकार अफ्तारी का सामान लेने जीवानी के करीब गए थे, वापस आ रहे थे, दहशतगर्दों ने इस पर फायरिंग की है। 2 हमारे एहलकार नेवी के उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, 3 जख्मी हो गए हैं। टिपिकल वाक़या है कि ख़ास तौर पे वो माहौल जब पाकिस्तान में शादमानी है, खुशी है, भारत में डिप्रेशन है, इस तरफ से तवज्जो हटाई जाए। हमें मालूम है कि इन इलाकों में कौन सी दुश्मन कुव्वतें सरगर्म है। CPAC का माहौल है, CPAC के ख़िलाफ़ दुश्मन हमारा मुत्तहिद है। और इस दौरान ये बुज़दराना वाक़या हुआ है जिसमें हमारे नेवी के 2 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। दहशतगर्दी का ये बड़ा वाक़या है जिसमें नेवी को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।